देखते हैं तो इतने कष्ट में उन्होंने ये संघर्ष को आगे बढ़ाया है। उनके जीवन संघर्ष को पढ़ के ही हमें बहुत हिम्मत मिलती है और हम ये मानते हैं कि अगर वो ना होते और संघर्ष ना करते तो शायद हम कमजोर वर्गों के जीवन में ये उजाला नहीं आता। इसलिए मैं उन तमाम महापुरुषों को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का, जिस तरह के पहरे लोकतंत्र में लगे हैं पिछले 3 दिन के अंदर। मैं उसके लिए पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत आभारी हूं। लोकतंत्र में इस तरह के पहरे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे कि रैली नहीं कर सकते हैं, यात्रा नहीं कर सकते हैं, अपनी बात नहीं कह सकते हैं। रैली कितनी दूर की होगी ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। जिनकी रैली होगी उनकी यात्रा की बसें रोक ली जाएंगी, उनके नेताओं को डिटेन कर लिया जाएगा, उनको डराया धमकाया जाएगा। ये इस तरह का लोकतंत्र जो है मैं देख के बड़ा खुश हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। मेरी बात के मेरे वर्ड याद रखना आप। इस तानाशाही के खिलाफ ही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जरूरत प्रदेश को है। मेरी बात को आप याद रखना। अगर हालात सामान्य होते, चुनी हुई सरकारें जनता का काम करती तो शायद ऐसे विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब सरकार तानाशाही पे उतर आए, डंडे से जनता को हाँकने का काम करे, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, महिलाओं की, कर्मचारियों की, युवाओं की भागीदारी और उनके अधिकार को छीनने का काम करे, तो फिर उनका मुकाबला करने के लिए भी ऐसे नौजवानों के, ऐसे सिपाहियों की जरूरत है जो आंख से आंख मिला के और सीना तान के मुकाबला करना जानते हो। इस बात को मैं मानता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि आज जो बच्चा घर में सो रहा है या कहीं काम कर रहा है, आपके इस दमन को वो याद रखेगा और जिस दिन मौका मिलेगा इतनी जोर से बटन दबाएगा कि करंट लखनऊ वालों को वहीं जाके लगेगा जहां वो कुर्सियों पर बैठे। और मैं फिर कह रहा हूं, ये भारत है और ये मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, ये वो क्रांति धरा बिजनौर जो निमट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। इस मिट्टी को नहीं जानते आप, इस मिट्टी को नहीं जानते आप। आपने देखा होगा कोई और एरिया, ये वो एरिया जब ठान लेता है तो फिर झुका के छोड़ता है। जितनी चाहे ताकत लगा लो, ना हम गर्मी से डरते, ना हम आंधी से डरते, ना तूफान से डरते, ना लाठियों से डरते, ना गोलियों से डरते। हम उन संतों गुरुओं को भी मानते हैं जो अहिंसा के रास्ते पे हैं और हम उन बहादुर क्रांतिकारियों को भी मानते हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए शहादत दी है। हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह को भी मानते हैं, शहीद आजम सरदार उधम सिंह को भी मानते हैं, हम कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भी मानते हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी को भी मानते हैं, हम सर छोटू राम को भी मानते हैं, हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को भी मानते हैं, हम शहीद उधम सिंह को भी मानते हैं, हम मां झलकारी बाई को भी मानते हैं और हम हर उस देश के आजादी के बलिदान करने वाले उस क्रांतिकारी को, चाहे वो मां अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे मां फातिमा शेख हो, हम उस हर शख्स को, उस महापुरुष को मानते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है। आज मैं आपको, जब मैंने ये अन्याय देखा तो मैं आज चुनावी बात आपके सामने नहीं करूंगा। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम दमन के आगे घुटने टेक सकते हैं या हम इस दमन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं? आज हम इस गर्मी में सड़क पे जवाब देंगे अपने नारों से, जो सत्ता में बैठे नेताओं को ये पता लगे कि जनता दमन से नहीं, जनता प्यार से चलती है। प्यार से लोकतंत्र में काम करोगे तो प्यार मिलेगा और डंडा चलाओगे तो हिसाब 2027 के बाद पूरा होगा। मेरी बात को आप याद
मैं ये बताना चाहता हूं, आज मीडिया के लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, युवा सुसाइड कर रहा है, युवा बेरोजगार है, युवा अच्छी शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान अपनी फसल का दाम चाहता है, मजदूर अपनी मेहनत चाहता है, महिलाएं रोजगार चाहती हैं, क्षेत्र की जनता विकास चाहती है। आपके एजेंडे में सरकार के लोगों हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान और की राजनीति और नफरत की राजनीति, इसी से आप प्रदेश को आगे चलाना चाहते हो। मुख्यमंत्री जब आते हैं तो क्या भाषण देते हैं, मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो क्या भाषण देते हैं। बंगाल में जाके मुख्यमंत्री कह रहे हैं 9 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कि हमारे यहां मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता है। ये विकास किया है आपने कि मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता है। चलो मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता, बहुत अच्छी बात है, इससे दलित पिछड़ों को रोजगार मिल रहा है, इससे उनके घर में रोटी आ रही है, इससे उनकी गरीबी दूर हो रही है, इससे उनके बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, इससे उनके बच्चों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिल रही है, इससे पेपर लीक होना बंद हो गया, इससे आरक्षण के घोटाले बंद हो गए, इससे सुसाइड करना बंद हो गया, इससे किसान को उसकी फसल का दाम मिल गया है, इससे महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। शर्म करो, सत्ता में बैठे हो 9.5 साल से, 1 साल के काम का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अवसर आने दो, ये जनता है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दे और जिसको चाहे जमीन पे पटक दे। पुलिस के भाइयों का मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस तो सरकार के अधीन, जो सरकार आदेश देगी बेचारे वही करेंगे। आज इनकी है तो ये इनके आदेश पे काम कर रहे, कल आपकी आएगी तो आपके आदेश पे काम करेंगे। इनसे मेरा झगड़ा नहीं, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं किसी नेता का बेटा सिपाही है ही नहीं, किसी नेता का बेटा दरोगा है ही नहीं, किसी नेता का बेटा SHO है ही नहीं, इंस्पेक्टर है ही नहीं। ज्यादा अगर है भी तो बेचारा तो IPS है, PCS है, PPS है। सिपाही, हेड कांस्टेबल, दरोगा, इंस्पेक्टर है ही नहीं किसी नेता का बेटा। ये सारे किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हैं। मगर मैं इनको भी पूछना चाहता हूं जो नए भर्ती हुए हैं। एक बेटी मुझे आज मिली थी, उसके पति सेना में थे, छुट्टी पे आए, 20 दिन अपने परिवार के साथ रहे, सड़क दुर्घटना में जान चली गई। मुझसे पूछ रही थी कि मेरा क्या कसूर है, मेरा पति तो सेना के लिए, सेना में भर्ती हुआ देश के लिए बलिदान देने के लिए, लेकिन मेरा पुनर्वास कैसे होगा, मेरे बच्चों को कैसे जो है, उसके तो बच्चे नहीं लेकिन जो सेना के परिवार उनके बच्चों का क्या होगा। आपने तो 4 साल की अग्निवीर की नौकरी दे दी, 4 साल की, इससे भला हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं आपको, पुरानी पेंशन का लाभ आपको नहीं चाहिए क्या? बताओ अपने मन पे, दिल पे हाथ रख के, आपको नहीं चाहिए पुरानी पेंशन? नहीं चाहिए? पुलिस के लोगों बताओ, पुरानी पेंशन नहीं चाहिए क्या? क्या होगा जब बूढ़े हो जाओगे? कहां से कौन रखवाली करेगा? आज जो आपसे गलत काम करवा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो सरकार की, तो कल जब बूढ़े हो जाओगे, आपके ऊपर अगर मुकदमा कोई जांच चलेगी तो ये पीछे भाग जाएंगे, ये कहेंगे हमारा कोई लेना देना नहीं, आप समझदार हो जाओ। मैं अगर आज आपको सचेत कर रहा हूं तो हवा में नहीं कर रहा हूं। जिन पे आज डंडा पड़ रहा है वो भूलेंगे नहीं, वो भी याद रखेंगे कि किन साहब ने डंडा चलाया, किन साहब ने बुलडोजर चलाया, किन साहब ने गोली मारी, भूलेंगे नहीं वो लोग। मैं सच बता रहा हूं, ये भूलने वाली स्थिति नहीं होती। घर बनाने में बहुत समय लगता है, 1 मिनट लगती है आपको, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी आदेश के आप जाके बुलडोजर चला देते हो। मैं सच कह रहा हूं, ये पूरा सिस्टम जनता की रक्षा के लिए मैं हूं, आप हो, अधिकारी हो, IAS हो, IPS हो, वो सब जनता के सेवक हैं। हमें तनख्वाह मिलके जनता के टैक्स से, आपको और मुझे, हम मालिक नहीं हो सकते कभी। इनका हाथ हमारे ऊपर है तो हम नेता हैं, इनका हाथ हमसे उठ गया तो हमें गली में भी नहीं पूछेगा कोई। याद रखना मेरी बात को। मैं बहुत बधाई देता हूं शामली के साथियों को, अपने नेताओं को, अपने संतों को बहुत बधाई देता हूं। मैं भाग्य में, सौभाग्य में भरोसा तो नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कर्म प्रधान है। अगर मेरे सामने थाली में रोटी रखी हो ना खाऊं तो मेरे पेट में नहीं जाएगी। मैं इस बात को समझता हूं। मैं किसान हूं, मुझे पता है अगर खेत में समय पे जुताई नहीं की और बीज समय पे नहीं गया
समय पे पानी नहीं दिया, समय पे खाद नहीं गिरा, समय पे नलाई नहीं की, कटाई नहीं की, छटाई नहीं की, दवाई नहीं डाली, तो फसल नहीं होगी। मैं जानता हूं, मैं किसान हूं, मुझे पता है आज किसान किस हालत में है। फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार ने महंगाई से कमर तोड़ दी। 993 रुपए बढ़ा दिए सिलेंडर पे। कितने? 50 रुपए बढ़ते थे तो इनकी महिला नेता गले में सिलेंडर टांग लेती थी। 50 रुपए इन्होंने 993 रुपए बढ़ाए और कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे थे कुछ दिन पहले आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आएगी तो सबसे पहले गला घुटेगा नौजवान का, क्योंकि कंपनियां अपने यहां से लोगों को निकाल देगी रोजगार से, तो नौजवान बेबस हो जाएगा, नौजवान कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बैठ जाओ आराम से, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस निकम्मी सरकार में लोग पीड़ित इतने, क्या करें हम लोग बताओ। हर तरफ पीड़ा में है, कहीं किसी की जमीन छीनी जा रही है, कहीं किसी की नौकरी छीनी जा रही है, कहीं किसी का रोजगार छीना जा रहा है, तो लोग तकलीफ में हैं। और आजाद समाज पार्टी के नेताओं से उम्मीद है, इसलिए बेचारे दरखास्त लेके खड़े हैं। उनकी क्या गलती कब माना जाए? अगर समय पे काम हो जाए, आप अपने आप बताओ, बात बदल गई है, आप अपने आप बताओ कोई दफ्तर है जहां बिना पैसों के काम हो रहा? फिर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सरकार ने कहा है हम भी लूट रहे हैं, आप भी लूटो, मिलके लूटेंगे, किसी की दिक्कत ही नहीं। ये जनता की सरकार नहीं है, ये लुटेरी सरकार है, लुटेरी। और लुटेरी सरकार अपने एजेंडे को अधिकारियों को भी समझाना चाहती है। मैं अच्छे अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अच्छे अधिकारी को सम्मान मिलेगा, और जो नुकसान करेगा, गलत काम करेगा, संविधान के खिलाफ जाएगा, तो भैया जांच तो उसकी भी होगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं आर्थिक मंदी की बात कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा सोना मत खरीदो, तो भैया बिजली दे दो तो कम से कम सो तो जाएं घर में आराम से। आपने तो बिजली भी छीन ली। बिजली में आपने प्रीपेड मीटर लगा दिए, स्मार्ट मीटर लगा दिए। 500 रुपए जो बिल आता था कुछ साल पहले, वो 5000 रुपए चला गया। आपने कटौती में जो है नया, आपने पावर प्लांट तो लगाया नहीं, लेकिन बिजली कटौती इतनी बढ़ा दी, मैं रुका था रात बुढ़ाना, मुझसे मत कहलवाओ, हर 1 घंटे बाद कट लग रहा था। अगर जनरेटर ना होता तो पूरी रात जाग के निकालनी पड़ती। मुझे तो जनरेटर मिल गया, लेकिन इस जनता को जनरेटर कहां से मिलेगा? इनको कहां से जनरेटर मिलेगा? इनकी तो आमदनी भी इतनी जितना तेल फूक जाएगा। आप समझे? अगर 1 हफ्ता जनरेटर चल गया इन गरीबों के यहाँ, तो 20 दिन इनके बच्चे भूखे मरेंगे। ये हालात है उत्तर प्रदेश की। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस सरकार पे कोई विजन ना हो, जिस सरकार पे कोई नीति ना हो, जिस सरकार पे कोई एजेंडा ना हो, तो वो अपने आप को सत्ता में बना के रखने के लिए लोगों को लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं करेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पहले भी यही रहते थे, भाईचारा बना के रहोगे तो अपनी समस्याओं से लड़ोगे, और इनके एजेंडों में आ जाओगे तो आपस में लड़ते रहोगे। आपस में लड़के जमीन में तो जा सकते, इज्जत की जिंदगी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरी बात को याद रखना। और थाने कचहरियों में मुकदमे से आपका भला नहीं होगा, जिसका भला होता है थाने कचहरी मुकदमे से, आपको पता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, देश बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं 27 लाख वोट अगली बार डाल लेना, और भारतीय संविधान कहता है कि हर एक व्यक्ति की वोट का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए, उसकी वोट को कोई छीन नहीं सकता है। देश बदल गया है, देश बदल गया है। जो SIR करवाते हैं बंगाल में, वो चीफ मिनिस्टर के सलाहकार बन जाते हैं इस्तीफा देके। यानी कि जो जितनी बड़ी चोरी करेगा उसको उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। देश बदल गया है मेरे लोगों, आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको भी एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट हो जाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, और एकजुट नहीं होंगे तो अन्याय बढ़ता जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, 33 मुद्दे हैं, पर्चे बांटे नहीं बांटे आप लोगों ने लोगों के बीच में? मिले नहीं मिले पर्चे आपको? इन पर्चों को यहां पढ़ना, अपने घर जाके पढ़ना, और घर जाके पढ़ के एक एक पर्चे का आकलन करना,
कि अगर आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी तो अमीरों का भला होगा या आपका भला होगा, आपको जवाब पर्चा खुद ही दे देगा। हम ये कह क्या रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे किसी को उजाड़ देंगे, हम ये नहीं कह रहे किसी जाति को नुकसान पहुंचा देंगे, हम ये नहीं कह रहे किसी को मार देंगे। हम कह रहे हैं कि आपके बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा मुफ्त देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है उससे बेहतर शिक्षा देंगे, आपके बजट में देंगे और आपके बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे कि वो अपने लिए रोजगार की व्यवस्था कर सके। मेरे बहुत पुराने मित्र नरेश भाई सिंधा जी, सब लोग आज बेचारे मुझे लग रहा है गर्मी का सीना चीर के आए हैं और घर में इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें होगी कि बेटी की डेथ होगी, फिर भी यहाँ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, हम लड़ किसके लिए रहे? अपने लिए नहीं, ये सत्य नहीं है। अब मानो मेरी बात पे गौर करो, अगर सिर्फ अपनी लड़ाई होती तो यहाँ तलवे चाट के चमचागिरी करके बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई ना होती तो इस गर्मी में निकलने का फैसला नहीं होता, सर्दी का इंतजार होता, जब नेता को गर्मी ना लगे, धूप ना लगे। मैं ये मुकाबला करने के लिए आपके बीच इसलिए आया हूं कि आपके अधिकार छीन रहे हैं। अगर आपके बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो 400 रुपए की मजदूरी से मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा कभी। आप महसूस करके देखो, 22,000 स्कूल बंद करने वाले लोग किसका रास्ता रोकना चाहते हैं, अमीरों का या आपका? महसूस करके देखो, सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? महसूस करके देखो, 135 करोड़ की कंपनी 121 करोड़ में बेच देते हैं, जबकि वो कंपनी मुनाफा दे रही है। सारे सरकारी सिस्टम का निजीकरण कर देते हैं क्योंकि पूंजीपति मित्रों को खुश करना है। इसलिए आपको कह रहा हूं, हाईवे बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाईवे बनाने के बाद आसपास के रोजगार पे क्षेत्रवासी का अधिकार नहीं है। बिहार से मजदूर लेके आएंगे, महाराष्ट्र से मजदूर लेके आएंगे, कहीं और से मजदूर लेके आएंगे, उड़ीसा से मजदूर लेके आएंगे, लेकिन क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं देंगे। ऐसी सरकार से आपका भला नहीं हो सकता। हमें कहां जाना पड़ता है? हाईकोर्ट अगर जाना हो, इलाहाबाद एक दिन बदल जाता है। इलाहाबाद जाने में एक दिन बदल जाता है। इलाहाबाद जाने में हजारों रुपए हमारी जेब से जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारा रिश्तेदार वहां नहीं रहता, हमारा भाई वहां नहीं रहता, होटलों में जाके पैसे खर्च करते हैं और तारीख लग जाती है, फिर रूठा सा मुंह लेके आ जाते हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मेरठ में हाई कोर्ट के बेंच की मांग, कितने नेता खड़े? भाटी जी, मेरठ में हाई कोर्ट बेंच क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जिनकी समस्या है उनको एहसास ही नहीं है कि अगर एक काम 200 रुपए में हो रहा है और एक काम 15,000 में हो रहा है, उनको पता ही नहीं उनकी जेब कैसे कटती है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, 5 किलो राशन नहीं देंगे धीर सिंह प्रधान जी, 5 किलो राशन नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चे को इतना काबिल बनाएंगे कि वो पढ़ लिख के 50,000 रुपए का रोजगार करेगा। आपका हाथ नहीं फैलने देगा किसी का। रोजगार की कमी नहीं है देश में। मैं आज भी गारंटी से कह रहा हूं, पक्की नौकरियों की कमी कर दी गई है, वरना कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे एक तनख्वाह, एक व्यक्ति की तनख्वाह में 20-20 लोग काम करने को मजबूर हैं। 12-12 घंटे लोगों की कमर को तोड़ा जा रहा है। ये लूटने वाले लोग हैं, ये बर्बाद करने वाले लोग हैं। और देखो,